सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, क्योंकि सबको पता चल चुका है मैं किस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ। और हर जगह वायरल हो चुका है कि ये चीज़ कि हाँ सुकृति दास एक तरीके से ना, मैंने कल मेरी बात हुई थी प्रज्ञा मैम से, तो उनको भी मैंने ये चीज़ बोला था कि एक तरीके से पावर ऑफ गर्ल्स वाला सिनेरियो बन गया है कॉलेज में। मैम एंड प्रज्ञा मैम, वो एंड दैट दंगल वाला डायलॉग इज आल्सो एप्लीकेबल हियर। वो हमारी छोरों के मतलब मैं भूल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी काफी खुश है क्योंकि जो एक बेंचमार्क सेट करके जा रहे हैं सीनियर्स हम लोग के लिए आगे 97% 96 कुछ भी कम आएगा तो फिर आप लोग बोलोगे कि यार क्या है यार, हमने तो तुमसे ज्यादा ही लाया था। तो बाकी इससे पहले तो आप ये बताओ आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब कैसा उस फील रिजल्ट और रिजल्ट आने के स्पेशली तब जब आपका सिलेक्शन हो गया तो क्या? ओके सो जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पे मॉक्स दे रहे थे, तो जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे रिजल्ट्स आ नहीं रहे थे, तो हम लोग को लग रहा था कि 95% भी क्रॉस हो जाए तो हम लोग खुश हैं। और फिर ऑन द डे ऑफ कैट पेपर जज नहीं कर सकते देखो फ्रैंकली, क्योंकि हमें नहीं पता कि सबका कैसा गया है, बिकॉज कैट इज टोटली बेस्ड ऑन परसेंटाइल्स। बट मुझे ऐसा लगा था कि मेरा बीआरसी अच्छा गया है और पॉइंट्स भी अच्छा गया था। डीआईएलआर में वो स्केप्टिकल कि पता नहीं कैसा आएगा, वो जो कट ऑफ परसेंटाइल है वो क्रॉस करेगा कि नहीं, तो मुझे खाली उसका डर था। फिर मार्क्स जिस दिन रिजल्ट्स आए उस दिन मैं बस ये सोच रही थी कि डीआईएलआर का परसेंटाइल जो थ्रेशोल्ड है उससे क्रॉस हो जाए, अदरवाइज बीआरसी और पॉइंट्स तो आ ही जाएगा। तो जिस दिन रिजल्ट आया तो टाइम का ग्रुप, मैंने टाइम की कोचिंग ज्वाइन की थी, तो उसमें मैंने देखा कि सर ने रिजल्ट्स अनाउंस किए, तो आई हैड माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि बस डीआईएलआर का परसेंटाइल 80 के ऊपर हो गया। बाकी का मेरे को इतना टेंशन नहीं था क्योंकि उसके पहले आंसर की आ गया था, तो मैंने मिलाया था, तो उससे मतलब मुझे थोड़ा आइडिया था कि 95 प्लस परसेंटाइल आ जाएगा। फिर आया रिजल्ट, मैंने स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम देखा तो मेरी आंखें सबसे पहले डीआईएलआर के सेक्शन पे गई और थैंकफुली मैंने 80 परसेंटाइल क्रॉस कर लिया था। और मतलब एटलीस्ट इतना मुझे पता था कि ओल्ड आईएम से भी मुझे कॉल्स आने के चांसेस हैं अभी। तो रिजल्ट आया तो 97 प्लस परसेंटाइल था मुझे। मैं उससे मम्मी आई हुई थी मेरे हॉस्टल में, मम्मी को भी पता चला, साथ में थी मेरी मम्मी, तो वी वर इलेटेड, लाइक बहुत ज्यादा खुशी थी। फिर उसके नेक्स्ट डे हम लोग का एक और कोई एंट्रेंस एग्जाम था, तो हम लोग को उसी दिन निकलना था। खुश तो बहुत थे हम लोग, इतने खुश थे कि प्रज्ञा भी थी, प्रज्ञा को भी अच्छा परसेंटाइल आया था, वेदिका को भी अच्छा परसेंटाइल आया था, हम लोग बहुत खुश थे। हम सबका नेक्स्ट डे एक और एग्जाम था, तो हम लोग इतने खुश थे कि हम लोग को याद नहीं था कि नेक्स्ट डे कोई एग्जाम भी है। हम लोग पूरे टाइम खाली ये डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग की प्रिपरेशन जर्नी कैसी थी और हम लोग कितना डर रहे थे और हम लोग का परसेंटाइल कितना अच्छा आ गया। ओके, सो मतलब ओवरऑल एक तरीके से एनर्जी बूस्टर था आपके लिए जो आपका रिजल्ट था। बिल्कुल। उसके बाद हाँ, तो मतलब जब आईएम जब ये सिचुएशन आ गया, कोविड का सिचुएशन आ गया, फिर उसके बाद क्योंकि जनरली आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, रिजल्ट कब आ गया होगा, रिजल्ट के पहले से भी, तो क्या एक थी आपके दिमाग क्या होगा, परी वाला सिचुएशन था कि कुछ हो सकता है? ये मेरा माय फर्स्ट इंटरव्यू वाज शेड्यूल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, तो उस टाइम कॉलेज तो फुल जोरों शोरों से चालू था, लेकिन मुझे बहुत सारी क्लासेस मिस करनी पड़ी थी। मेरा एक वीक में बैक टू बैक आई हैड 6 इंटरव्यूज, एकदम फर्स्ट फरवरी की फर्स्ट सेकंड वीक में मेरे 6 इंटरव्यूज थे। तो मैं थोड़ा प्रेशर में थी क्योंकि मेरे बाकी फ्रेंड्स का इंटरव्यू वाज लेटर इन द मंथ ऑफ फरवरी, बट मेरा सबसे पहले इंटरव्यू होने वाला था, तो और फिर मैं फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल इंटरव्यूज फेस करने वाली थी। बट थोड़ा बहुत जितना बेसिक प्रिपरेशन होता है वो मैंने किया ही था। और मेरे रही बात ये कोविड की, तो कोविड की जो लॉकडाउन स्टार्ट हुए वो मार्च के एंड से स्टार्ट हुए थे। मेरे मोस्टली इंटरव्यूज मार्च के सेकेंड वीक तक हो गए थे। लाइक मार्च के बाद मेरे हार्डली 2 या 3 इंटरव्यूज बचे थे
जो कि उनमें से एक ऑनलाइन हुआ, बाकी लोग ने स्क्रैप कर दिए थे इंटरव्यू। तो कोविड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा मेरे इंटरव्यूज पे, बाकी क्योंकि मेरे मोस्टली इंटरव्यूज ऑफलाइन ही हुए, एक ऑनलाइन हुआ था बस। तो जब वो मेल आया होगा, मैंने तो पूछ लिया आपसे कि रिजल्ट कैट, बट एक चीज फिर भी बची है ना, क्योंकि उसके बाद भी एक रहता है, एक थोड़ा सा डाउट रहता है कि आएगा या नहीं आएगा, इंटरव्यूज कैसे गए। तो वो जब मेल आया, जीमेल जब आपने खोला, वो उसके बाद जब वो पूरा दिखा आपको पूरा, तो उस समय मतलब घर में ना, तो अगर घर में थे तो आपका मतलब सिनेरियो क्या था, घर का सिचुएशन, मतलब वो जो मोमेंट होता है ना पूरा चीयरफुल टाइप, वो क्या था, एक्सप्लेन करिए प्लीज। ओके, सी कैट में अच्छा परसेंटाइल आना और कैट से कोई अच्छा कॉलेज कन्वर्ट होना, दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। परसेंटाइल अच्छा आने के बाद भी लोगों को अच्छा एम्स नहीं मिलते हैं। तो रही बात, मतलब मैंने जितने इंटरव्यूज दिए थे उनमें से मुझे पता था कि IIM कोझिकोड का इंटरव्यू मेरा अभी तक का बेस्ट गया है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मुझे वहां से कॉल आ जाएगा। बट फिर वही बात होती है कि हम एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ करते हैं, बट रिजल्ट हमें आज पर मिलते हैं नहीं। तो जिस दिन रिजल्ट आने वाला था कोझिकोड का, मतलब शायद जिस डेट पे आने वाला था ना, उससे 3 दिन पहले से हाइप हो गया था कि आज इंटरव्यू आएगा। बट जिस दिन से हाइप हुआ था उस दिन से सबकी नींद उड़ी हुई थी। मेरी तो ऐसी नींद उड़ी हुई थी कि मैंने घर पे इतना हाइप बना दिया था कि मेरी मम्मी को भी नींद नहीं आ रही थी। मैं रात के 12 बजे 2 बजे 3 बजे उठ के चेक करती थी कि अभी तो पोर्टल पे नहीं अनाउंस हो गया, रिजल्ट्स तो नहीं आ गए, फाइनल लिस्ट तो नहीं आ गई। तो मम्मी की भी नींद खराब कर दी थी मैंने 3 दिन तक। उसके बाद फिर फाइनली एक दिन हम लोग, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैं सोची कि 3 दिन से तो आ नहीं रहा है, अब डायरेक्ट मेल आएगा तभी चेक करेंगे, अब मैं रिजल्ट चेक नहीं करने वाली हूँ। तो हम लोग, मैं मम्मी पापा साथ में बैठे थे बाहर टेरेस पे, तो तभी मैं सोची रैंडमली कि एक बार देख लेती हूँ। तो व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना हुआ था IIM कन्वर्ट्स के लिए, तो उसमें मैंने चेक किया तो किसी ने लिंक डाल दिया था, IIM कोझिकोड का फाइनल लिस्ट आउट हो चुका था। तो फिर मैंने बताया नहीं, मैं मम्मी पापा के साथ में बैठी थी, बट मैं सोची कि मैं पहले एक बार देख लेती हूँ खुद खोल के, फिर नहीं तो मुझे लगे अभी लोड नहीं हुआ साइट या ट्रैफिक ज्यादा हुआ तो फिर बेकार हो जाएगा। तो फिर मैंने लोड किया और फिर वो मैसेज आया कि कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन प्रोविजनली एडमिटेड ब्ला ब्ला ब्ला। तो सेकंड के लिए मुझे लगा कि ठीक है, देखते हैं, फिर से पढ़ते, हो सकता है कि आगे कुछ और लिखा हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने इसको 2 बार 3 बार पढ़ा, फिर मैंने फाइनली बोला कि हाँ मम्मी आ गया है, हो गया मेरा। तो मम्मी पापा वाज साइड लाइक ओ माय गॉड, हो गया फाइनली, इतनी मेहनत की थी। तो बट ये था ना कि उस टाइम खुश सब लोग थे, बट उस टाइम सेलिब्रेशन का इतना सीन नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था और मैं ऑलरेडी मम्मी पापा के पास आके घर पे एकदम बंद हो चुकी थी बहुत महीने। तो इतना सेलिब्रेशन भी हुआ, फिर भी मतलब मिठाइयाँ तो आती ही हैं, मिठाइयाँ खाया है, बट जितना सेलिब्रेशन हो सकता था उतना हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। बाकी सब तो खुश तो बहुत है। तो जनरली लोगों के माइंडसेट में, मतलब एक सोशल क्वेश्चन था, मतलब लोगों के दिमाग में ये चीज बैठी होती है जो कि बैकग्राउंड से होते हैं कि इंजीनियर्स अगर करने जा रहे हैं, बहुत लोग, बट उन लोग का कहना रहता है कि अगर आपको MBA करना ही था तो आपने इंजीनियरिंग की। ऐसा मतलब ये इतने ज्यादा तो एक तरीके से माइंडसेट बिलीव बना नहीं करा तो आगे तक नहीं रहेगा। तो आपका इस बार अगर मतलब भी है तो आपका एक पर्सनल ओपिनियन इस बारे में क्या होगा? मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग किया फिर MBA क्यों करना है, क्योंकि दोनों एकदम एक टेक्निकल से डायरेक्ट तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हो। एग्जैक्टली। क्या होता है ना कि देखो, बीटेक के टाइम पे हम लोग बहुत सारी कुछ चीजें सीखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग 3rd ईयर 4th ईयर में आने लगते हैं ना, हम लोग देखते हैं ऊपर से हमारे कॉलेज की प्लेसमेंट्स का सीन तो यू नो वेरी वेल। तो फिर मतलब लोग 4th ईयर के बाद भी हमारे कॉलेज से बहुत स्ट्रगल करते हैं कि जो जॉब भी मिल जाए, अगर उनको पता ही है कि कितने कम पैकेजेस में जॉब लगते हैं सबको,
और फिर रही बात मेरी, मैंने ये सोचा था कि मतलब मेरा एक थ्रेशोल्ड था कि इतना पैकेज अगर मुझे फाइनल ईयर के बाद मिल रहा है तो मे बी 1-2 साल का वर्क एक्स लेके मैं फिर एमबीए करूँ। बट फिर जो सीन हो रहा था उस टाइम पे मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन एकदम खत्म हो चुकी थी प्लेसमेंट। और फिर 4th ईयर के बाद आप जितनी स्ट्रगल करते हो जॉब में जाके 2 साल 4 साल, उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट लेवल मिलता है मैनेजमेंट में जाने का। तो जब मुझे पता था कि मेरे पास इतनी सफिशिएंट टेक्निकल नॉलेज है तो अभी इसके बाद मुझे क्या करना है ताकि मुझे वो 4 साल का ईयर गैप, मतलब ईयर गैप एज इन एक्सपीरियंस लेने में ना जाए और मैं कुछ मतलब एक स्टेपिंग स्टोन होता है ना कि हम लोग एक जंप कर सके डायरेक्ट। तो फिर मैंने सोचा कि एमबीए वाज माय टेक। ओके, सो एक चीज और, प्रिपरेशन करते टाइम जनरली स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, मतलब जब प्रिपरेशन, क्योंकि मतलब उनकी एक स्ट्रैटेजी नहीं होती और एक माइंडसेट क्लियर नहीं होता उनको लेके, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है उनके अंदर कि एमबीए करना चाहिए कि गेट करना चाहिए, मतलब काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है माइंड में, लोग वो डिसाइड नहीं कर पाते। तो आपने वो डिसीजन कैसे लिया? जैसे तो आपने तो बता दिया दैट यू वांटेड टू फुलफिल दैट गैप, तो वो एक फेज आएगा आपके लिए, आपने करना क्या है, उसके थ्रू आप कैसे निकले? ओके, तो हम लोग जिस कॉलेज में है ना वहाँ पे कैट के बारे में कोई बात नहीं करता है। सबको चाहिए कि गेट में अच्छे स्कोर आए, AIR टॉप 10 में आ जाए। मतलब पढ़ाना तो कुछ है नहीं इन लोग को, लेकिन इन लोग को चाहिए कि रिजल्ट अच्छे आए। तो गेट और कैट का कॉन्सेप्ट सारे बच्चों के दिमाग में रहता है। फर्स्ट ईयर से आते ही सबको गेट का बहुत हाइप हो जाता है हमारे कॉलेज में। तो मेरे में भी हुआ था कि कैट करना है कि गेट करना है। गेट से तो डिफरेंस क्या है गेट और कैट के बीच में? तुम गेट कर रहे हो अगर तो तुम टेक्निकल फील्ड में ही रह रहे हो, यू आर ओनली गोइंग टू रिसर्च मोर ऑन द टेक्निकल साइड। और एमबीए इज टोटली डिफरेंट। तुम मार्केट्स के बारे में जानोगे, तुम देखोगे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे काम करता है। तो मेरा ये सोचना था कि जितना टेक्निकल नॉलेज में मुझे इंटरेस्ट है उतना मैं 4th ईयर तक अचीव कर सकती हूँ। उसके बाद मुझे रिसर्च में तो इंटरेस्ट था नहीं, मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना था। तो फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप एमबीए था, तो फिर मैंने कैट किया। नाइस। सो नाउ आई विल आस्क कि 5 ऐसे एडवाइसेस आप देना चाहो उस सुकृति दास को जो कि फर्स्ट ईयर में एज अ फ्रेशर को आप फाइट। ओके, गुड क्वेश्चन। वैसे मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं अभी से 4 साल पहले खुद को क्या बोलती। क्या हुआ था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हॉस्टल में रहता है इंसान, तो उसके पास जो आसपास के लोग कर रहे होते हैं ना, सबके दिमाग में चलता है कि ये गेट कर रहा है, हमको भी गेट करना चाहिए में भी, या फिर वो कैट कर रहा है तो उसको देख के हम कैट करते हैं। कुछ बच्चे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से यूपीएससी के इतने सपने देखने लगते हैं और उसी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कोई भी जो नया आया हो ग्रेजुएशन में कि तुम टेक योर टाइम, तुम देखो आसपास की चीजों को, एक्सपेरिमेंट करो, सारी चीजें ट्राई करो, तुमको जिस चीज में इंटरेस्ट आए वही चीज करो। मैं बहुत प्रेशर लेती थी स्टार्टिंग में कि सब लोग अच्छा कर लेंगे, मेरे से नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि लोगों को देख के प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। तुमको खुद को पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो और उसी में इम्प्रूवमेंट करना इज इम्पोर्टेंट। बाकी लोगों से खुद को कंपेयर करके कोई फायदा नहीं। ओके, तो जैसे कि बात हो रही थी, प्रज्ञा मैम से भी ये चीज बात हो चुकी है, अब आपसे भी यही चीज है कि आप लोग कैंपस में काफी एक्टिव थे। यानी हम लोग फर्स्ट ईयर में आते हमको पता चल गया था कि हाँ एक मैम है सुकृति दास करके, तो फर्स्ट ईयर में थे हमसे, मतलब आप थर्ड ईयर में थे उस समय हमको पता था कि हाँ एक मैम है। मतलब दिस इज अ वेरी बिग थिंग, इतने बड़े कैंपस में आप पहचान लो कि हाँ हाँ वो इंसान एक स्टैंड आउट करते हैं लोग। फिर प्रज्ञा मैम भी ऐसा स्टैंड आउट पर्सनालिटी बोल सकते हैं आप, एक स्टैंड आउट पर्सनालिटी थी आप लोग। तो वो चीज पहले से थी कि आपने फर्स्ट ईयर में आने के बाद बनाया, और अगर बनाया तो उसे क्या देखो, कोई भी चीज हम इसलिए नहीं करते हैं कि लोग हमें जाने। मतलब मेरा ऐसा टेक है कि कोई भी काम करो तो खुद सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अगर तुम सेटिस्फाइड हो खुद से और तुमको पता है कि तुम अच्छा कर रहे हो, तो लोग ऑटोमेटिकली जान जाएंगे तुम्हारे बारे में।
तो एकदम से नहीं होता है। स्टार्टिंग में हम लोग आए थे तो हम लोग भी अपने सीनियर्स को देखते थे, लाइक वी यूज्ड टू अडोर देम कि ये लोग कितने अच्छे हैं, ये लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग उनसे सीखने को मिलता है हम लोग को बहुत कुछ सीनियर्स से। तो हम लोग आए नए नए फर्स्ट ईयर में, हमने देखा, हमने सीखा, एंड नाउ वी आर व्हाट वी आर। तो अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, कि मेजरली क्योंकि प्रिपरेशन जब भी कोई स्टूडेंट स्टार्ट करता है, स्पेशली इंजीनियर्स, और इंजीनियर्स को भी ले लिया जाए तो स्पेशली जीजीयू के इंजीनियर्स प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट पे करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट कैट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपने काफ़ी पहले मतलब आप सीरियस हो गए होगे, तो वो कब, कौन सा टाइम था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वो कब ऐसा टाइम था जब आपने सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी कि हाँ अब वो आ रहा है, फील भी हो रहा है कि हाँ प्रिपरेशन हो रहा है? सच बता दूं, हाँ, सच बताओ। सीरियसली पढ़ना स्टार्ट किया था। देखो कोचिंग तो थर्ड ईयर में ज्वाइन की थी हमने, लेकिन जब तक टाइम पास नहीं आता है तो प्रेशर होता नहीं है, डर लगता है नहीं, तब तक पढ़ाई होती नहीं है। तो वही हुआ, अभी कैट के टाइम पे भी वही हुआ था। कब से, मैंने समर ब्रेक स्टार्ट हुआ था जब मेरा फाइनल ईयर का, जून के आसपास मैंने सीरियसली प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। ओके, और सब एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन कि सबसे पहले मॉक में आपको कितना स्कोर आया था? सबसे पहला मॉक जो आपने दिया होगा। सबसे फर्स्ट जो मॉक था उसमें मुझे, मैं बताती हूँ, फर्स्ट मॉक में मुझे जितने मार्क्स मिले थे उसके बाद कि शायद बहुत सारे मॉक्स में मुझे उतने अरे वाह, फर्स्ट मॉक में मुझे एकदम एग्जैक्ट 100 मार्क्स आए थे। अच्छा, फर्स्ट मॉक में? फर्स्ट मॉक मैंने अराउंड जनवरी में दिया था। फर्स्ट किया था सिर्फ, और क्योंकि थोड़ा ठीक था, मतलब इजी था, नहीं होता कि थोड़ा बच्चों को इंट्रो देने के लिए जैसा ले लेता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा इजी था। बट उसके बाद के 5-6 मॉक्स में तो 100 के आसपास भी नहीं फटी, बट फर्स्ट मॉक में 100 मार्क्स। ओके, सो मतलब मोटिवेशन मिल गया होगा फर्स्ट मॉक के बाद, कह रहे ये तो कुछ नहीं है, तो इजी है। एग्जैक्ट मोटिवेशन नहीं, फर्स्ट मॉक में तो एक्साइटमेंट हो जाती है कि इतने सारे मार्क्स आ गए। उसके बाद जब धीरे धीरे मार्क्स डिप्रिशिएट होता है ना, तो उसका अलग डिप्रेशन होता है। ओके, सो डिप्रेशन की बात आ गई, तो अब डिप्रेशन में कैसे आपने टैकल किया, स्ट्रेस कैसे टैकल किया थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन? स्ट्रेस देखो, जब धीरे धीरे डेट्स पास आने लगी, सितंबर अक्टूबर में जब मॉक्स हो रहे थे, तभी भी जब मतलब बहुत हाईज एंड लोज होते हैं स्कोर्स के, मॉक्स के टाइम पे, तो हम लोग किसी 5 इस पे भी जज नहीं कर सकते ना कि कैसे परसेंटाइल आने वाले फाइनल एग्जाम में। सो सितंबर अक्टूबर के अराउंड भी मुझे जितना चाहिए था उतना मुझे आ नहीं रहा था, तो मैं बहुत स्ट्रेस लेने लग गई थी। रात रात को नींद आती थी, एकदम से नींद खुल जाती थी, ऐसा लगता था कि कुछ पढ़ ले, लेकिन फिर ये होता है कि ज्यादा स्ट्रेस लो ना तो यू कांट गिव योर 100%, तुम फुल प्रिपरेशन नहीं कर सकते अच्छे से। तो ऐसा टाइम भी आया है ना कि मैं एकदम सुबह मेरी आंख खुली है, और मैंने एक दिन ऐसा हुआ कि एकदम सुबह सुबह मेरी आंख खुली और मेरी हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई कि पता नहीं मुझे, मतलब मेरी प्रिपरेशन अब तो दिमाग है कि नहीं, ज्यादा टाइम बचा है नहीं। तो मैंने घर पे कॉल किया, घर पे मैंने बात की, मैं एकदम रोना धोना स्टार्ट कर दी थी कि क्या होगा क्या होगा। फिर उस दिन मैं इतना रो रही थी, मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि अगले दिन ही पापा ने मम्मी को भेज दिया कि जाओ उसके पास जाके रहो, इतना डर रही है, पता नहीं इसकी तबीयत ना खराब हो जाए। तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट करने लग गई थी। मैंने सुबह सुबह उठ के या तो मैं किसी फ्रेंड को कॉल करके रोने लग जाती कि क्या होगा, मेरे मार्क्स अब तो, मतलब मेरे जो मार्क्स आ रहे हैं वो अब तो दिमाग नहीं है, या तो मैं घर पे कॉल करके रोने लग जाती। तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस करने लग गई थी। धीरे धीरे फिर मैंने मम्मी को बुला लिया अपने पास, तो धीरे धीरे करके मम्मी ने समझाया 2 दिन 3 दिन, फिर मैं थोड़ा समझी, फिर वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करी। स्ट्रेस होता है जब खुद से लोग, तो स्ट्रेस होता है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि इतना स्ट्रेस आउट नहीं होना चाहिए।
कंसिस्टेंटली काम करते रहो जितना कर सकते हो। अब इंसान जान थोड़ी दे देगा किसी चीज के लिए, जितना होता रहता है उतना करते रहो। नाउ एक टिपिकल इंटरव्यूज होते हैं जो कि स्कोरर्स होते हैं CAT के, उनकी क्या होते हैं कि आप बताओ सब्जेक्ट वाइज कि आपने सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे करी। तो हम लोग भी एक टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि सब्जेक्ट वाइज VARC, DILR और क्वांट के लिए मतलब कैसे कैसे स्पेसिफिकली आपने प्रिपरेशन करी फिर शुरू से लेकर तक। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे स्टार्टिंग से ऐसा लगा था कि मैं VARC को स्ट्रॉन्ग, बट मॉक्स देने लग जाओ तो फिर मार्क्स खराब आते हैं, तो लगता है कि तो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसमें ही मार्क्स नहीं आ रहे तो बाकी का क्या करना है। तो जब मेरे VARC में खराब मार्क्स आ रहे थे मॉक्स में, तो आई स्टार्टेड टेकिंग सेक्शनल टेस्ट। मैं सुबह उठ के सेक्शनल देती थी इंग्लिश का, उससे मेरा स्कोर काफी इम्प्रूव हुआ था। जो भी कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उसमें वो लोग अपना ऑनलाइन लॉगिन पासवर्ड देते हैं, तो उस प्रैक्टिस करके सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करना, मतलब इससे काफी इम्प्रूवमेंट होता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में इम्प्रूव करना है इसको। DILR मेरा तो स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो DILR में भी जब खराब मार्क्स आते थे तो आई यूज्ड टू अटेम्प्ट सम सेक्शनल्स। और एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वांट्स में ऐसा ही होता है बस कि सारे टॉपिक्स कवर पे एक बार, तो फिर आप तो उसके बाद एनालाइज करो, इतना तो नहीं है। मेरे लिए DILR एक वीक पॉइंट था, बाकी VARC और क्वांट्स तो आई वाज ठीक था। So now day मतलब day 21 So how was your 24 hours routine? मतलब from morning to night, मतलब पूरे रात तक सुबह से वो एक रूटीन बन गया होगा। आपने बनाया नहीं होगा या अगर आपने बनाया भी होगा डेलिबरेटली, बट फिर भी वो एक रूटीन होगा। तो कैसा रूटीन? देखो रूटीन पूरे प्रिपरेशन टाइम में बहुत सारे टाइम टेबल बना, बहुत सारे टाइम टेबल डस्टबिन में गए, कुछ फॉलो हुए कुछ नहीं हुए। तो एज सच कुछ टाइम टेबल नहीं बनाने का रहता है, जो भी कंफर्टेबल लगे जिस टाइम पे। इतना होना चाहिए कि आप एक दिन में ट्राई करो कि तीनों सेक्शन थोड़ी पढ़ाई एक ही सेक्शन बहुत ज्यादा फोकस करना, फिर कट ऑफ होते हैं। तो मेरा डेली रूटीन ये रहता था कि सुबह कॉलेज जाने से पहले मैं इंग्लिश का मतलब VARC का एक सेक्शनल टेस्ट दे लेती थी, थोड़ा एनालाइज करती थी। फिर कॉलेज के टाइम पे पूरे टाइम इतना टाइम पाता था दिन भर, फिर कभी कोचिंग रहती थी कभी नहीं, रात बहुत जाते थे। तो इतना रहता था कि पूरे दिन में एटलीस्ट एक बार VARC कुछ पढ़ लो और सेट सॉल्व कर लो। पॉइंट्स में जो आपको लग रहा है कि जो करना है कर लो। तीनों सेक्शंस दिन में एक बार एटलीस्ट देख लेना, आई थिंक फ्रूटफुल होता है। नाउ अभी जो आपके जूनियर्स काफी प्रिपेयर कर रहे होंगे, काफी लोगों ने आपसे क्वेश्चंस भी पूछा होगा इसको लेके कि मैम मॉक्स में खराब स्कोर आ रहे हैं या फिर मैम प्रिपरेशन नहीं हो रही, या बहुत लोगों ने आपसे पूछा होगा। तो अभी आपके जो जूनियर मोस्ट बैच है उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगी अगर वो कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो? इंस्टेड रहो पढ़ाई में, एकदम लोड नहीं लेना है। मॉक्स को एनालाइज करो अच्छे से। मॉक्स में खराब स्कोर आते हैं उससे नहीं होना, उससे स्ट्रेस नहीं लेना है। क्या गलती है वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, और गलती क्यों हो रही है वो जानना इम्पोर्टेंट है। और स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं होगी क्योंकि सबकी अपनी स्ट्रैटेजीज होती है, और मैंने बहुत लोगों से स्ट्रैटेजीज ली थी, लेकिन फिर वो आपको खुद से कस्टमाइज करना पड़ता है अपने लिए। जो भी मॉक्स दे रहे हो कभी एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, कभी दूसरी, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो जाओ उसको अप्लाई करो धीरे-धीरे अपने रूटीन में। तो बस एक कहूंगी कि कंसिस्टेंट रहो, रेस्ट जितना कर सकते हो उतना करो। ओके, सो नाउ अब एक फाइनल क्वेश्चन आपसे कि बाकी जो भी मतलब फर्स्ट ईयर से कुछ जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सेकंड ईयर से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, या जो कि मतलब ऐसे कुछ बच्चे आ रहे हैं GGU में जिनको कुछ क्लू नहीं होता आगे अपने लाइफ में करना क्या है,
और उसके बाद आप भी मतलब आपने भी जैसे कहा कि हम भी वैसे ही आए थे, फिर हम सीनियर्स को एडमायर करते हैं, फिर हमने धीरे-धीरे उस अपना जो गोल वगैरह ढूँढना शुरू किया। बट जो जूनियर्स अभी आने वाली बैच है या फिर जो अभी एग्जिस्टिंग जूनियर्स है, क्योंकि अभी आप एक एलुमनाई बन चुके हो हमारे कॉलेज के, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? मैं कहूँगी अपना माइंड फ्लेक्सिबल ना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा माइंड एक ही नहीं हम यही करना है। बी ओपन टू आइडियाज, सारी चीजें देखो क्या है, क्योंकि जब एक्सप्लोर नहीं करते तो तुम्हें पता नहीं हमको क्या अच्छी लगेगी। क्योंकि मेरे दिमाग में पहले था कि हाँ स्टेट करना है, मुझे अच्छे कॉलेज से एंटर करना है। सिंस आई वाज ओपन कि हाँ मैं देखती हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगता है, एवरीथिंग, तो जाके समझ में आता है मुझे। तो मैं बोलूँगी कि डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, एकदम से डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, आराम से टेक योर टाइम, सब करो, लर्न व्हाट इट, बाकी सब होता है। सीख हाँ, अब ठीक है। तो जैसे कि अभी आपका आईआईएम वाला लाइफ एक तरीके से शुरू हो ही चुका है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, और जो भी मतलब जैसे कि केस स्टडीज मिल रहे होंगे या जो भी प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स जो भी मिल रहा होगा आप लोग को, तो प्रेशर वाली हो गई हो मे बी, या स्ट्रेस की वजह से शुरू हो गई होगी नहीं, उसके बारे में आप मतलब क्या होगी यहाँ पे लाइक लॉकडाउन के बीच में जो क्लासेस अचानक से शुरू हो गए, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? तो मतलब सबका सब होता है ना, लाइफ सबको अच्छी चाहिए होती है, तो हमको कॉलेज में भी अच्छी कैंपस लाइफ मिली नहीं है, तो बाय में कोई पड़ा है तो इट हैज बीन बेस्ट कैंपस, बहुत बेस्ट कैंपस है। तो ये सोच रहे थे कि कब कैंपस जाने मिलेगा और वहाँ पे कैंपस लर्निंग, बट ये सारे मनी की चीजें हो गई, लॉकडाउन हो गए, तो सारे रिस्ट्रिक्शंस हो गए, तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, और हमें नेटवर्क इशू भी होता है, ऑनलाइन सारी चीजें चलती है, कभी नेटवर्क है तो उससे बहुत ज्यादा पढ़ाई पे पड़ता है। जैसे अगर हम उनको बैकग्राउंड एकदम डिफरेंट है, एकदम टेक्निकल बैकग्राउंड से में सारे, सो हम लोग चाहेंगे कि सुकृति मैम का जॉब, मतलब आपका जॉब किसी ऐसे जगह हो जाए ताकि फिर हम लोग को भी कहीं कुछ मिल जाए, हमारा भी कुछ गुजारा हो जाए, है ना? तो उसके लिए हम लोग आपको मतलब बेस्ट बोलेंगे और टीम नेक्सस भी विश करती है कि आप आगे जाके इतने सक्सेसफुल हो जाओ, ताकि एक और बेंचमार्क आप सेट कर दो हमारे लिए, ताकि फिर से हम लोग फिर एक और बार आपका इंटरव्यू लें। और तब तक के लिए ठीक है, कांग्रेचुलेशंस अगेन, थैंक यू हम लोग को टाइम देने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।